हेलो प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोग एनएमएस की श्रृंखला में साइंस के पोर्शंस को और क्लियर किया जाए, जिसमें आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वीडियो में आपके साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो आपके एनएमएस की परीक्षा में आता है वह है भौतिक शास्त्र। क्या है बेटा? भौतिक शास्त्र के भौतिकी के चैप्टर को क्लियर किया जाएगा, जिसमें आपके महत्वपूर्ण चैप्टर्स प्रकाशिकी आ जाएगा, विद्युतिकी आ जाएगा, गति से संबंधित आ जाएगा, बल के संबंधित आ जाएगा, राशियों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, तो इसकी तैयारी अब कर लिया जाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भौतिक शास्त्र का। देखो, विज्ञान की शाखा को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। भौतिक शास्त्र के पिता न्यूटन साहब, रसायन शास्त्र के पिता लेवाशिये और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, यही जंतु विज्ञान के हैं। पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है? ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो हम भौतिक शास्त्र के शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान से जो भी पार्ट्स आते हैं वो लगभग हमने क्लियर किया है। रसायन शास्त्र बच रहा है और भौतिक शास्त्र बच रहा है, तो इन दोनों को मैं आने वाले 10 दिनों के भीतर पूरा इसको बढ़िया से पढ़ लिया जाएगा। कोशिश करेंगे कम से कम में क्लियर कर लिया जाए, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी करेंगे। और एक काम और, जो भी पढ़ा दिया गया उसको रिपीट करिए। YouTube की सुविधा इसलिए दी जा रही है, जिनके पास मोबाइल है, अगर मान लो नहीं समझ में आया तो मोबाइल से उपयोग करें, अपने नोट्स को पढ़े, जो आपके पास जो एनएमएस की किताब है उसको भी वो रिपीट करता रहे। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको जाके ही 1 घंटे के अंदर पढ़ना है। उसके बाद 2 घंटे के अंदर पुराने भी जो भी पाठ पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज करिए, पैटर्न बना लीजिए कि 10 दिन के अंदर पूरा क्लियर कर लेना है। उसके बाद रात में या रात होने से पहले YouTube से आप लोग सहायता लीजिए या फिर नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है? जितना रिवीजन करोगे परीक्षा में सफलता की गारंटी उतनी बढ़ती जाएगी, उसका परसेंटेज, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप परीक्षा में सफल होगे। तो आइए, भौतिक शास्त्र में सबसे पहला जो शुरू होता है वह मेजरमेंट चैप्टर से शुरू होता है, मापन से। क्या बेटा? मापन क्या है? तो मापन किसी भी वस्तु, किसी भी क्षेत्र, कोई भी पार्ट्स हो, उसके मापन के लिए एक मात्रक तैयार किया जाता है, एक यूनिट तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। कुछ भी है, जब तक हम उसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन अधिक कौन कम, ज्यादा कम, छोटा बड़ा, ये सभी चीजों का मूल्यांकन मात्रक के आधार पे होता है। किसी भी वस्तु का मैंने बोल दिया कि जाओ 2 लेकर आना, तो एक सस्पिशन में पड़ गया, क्या 2 लेकर आना? मैंने कह दिया जाओ 1 दर्जन लाना, तो दर्जन सामान्यतः हमने क्या पढ़ा है? केला दर्जन से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? दर्जन। दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में कितने पीस? 12 पीस। अगर मैंने कहा कि जाओ मिठाई लेकर आओ दर्जन में लाना, तो संभव है क्या? मिठाई दर्जन से नहीं, किलो के हिसाब से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? मैंने कहा जाओ दूध लेकर आओ, तो दूध जाओगे, कहोगे 1 किलो दूध। सामान्यतः गांव में लोग चर्चा करते हैं 1 किलो दूध दिया है गाय, वो गलत कह रहे हैं। दूध कोई भी लिक्विड किलो में नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है बेटा? लीटर में मिलता है। उसका मात्रक क्या है? लीटर है। ये सब चीजें याद रखो, हर एक चीज का मात्रक है, उसी स्टैंडर्ड में जब लिखा जाएगा तो ही आपका जवाब सही है, ठीक है? बल का मात्रक न्यूटन है। अगर मैंने कह दिया कि 10 बल लगाओ, क्या 10 बल लगाओ? 10 न्यूटन का बल लगाओ। पढ़ेंगे अगले, या तो हो सकता है आज ही शुरू कर दें, नहीं तो अगले वीडियो में बढ़िया से पढ़ा जाएगा। और इस पे विस्तृत देखो, ये जो पोर्शन, अगर ये कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स को बहुत बढ़िया से पढ़ता है ना, IIT क्लियर कर सकता है। बहुत बड़े सपने मत देखो, हमने बोल दिया छोटी चीजें। यहां के बाद आपको इंटर में जाना है, 10th करना है, इंटर करना, और इंटर के बाद आपको इंजीनियरिंग की लाइन में चले जाना है, मेडिकल की लाइन में जाना है, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो भौतिक शास्त्र बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसको फिजिक्स आएगा, जिसको ये फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री तो छोड़ो, केमिस्ट्री बहुत ठीक है, जिसको फिजिक्स आएगा ना उसको मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है? और ये 2 विषय जिसको आएगा वो IIT क्लियर करेगा। और IIT क्लियर करने वाला लड़का माना ही जाता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है।
तभी वो जाके यहाँ के सभी बच्चों से टॉप मोस्ट लड़का है, वो जाके क्या किया है, IIT क्रैक किया और जाके 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा है। तो एक विजन पालो कि तुम्हें भी IIT क्रैक करना है। IIT क्रैक करने के लिए तुम्हें साइंस में फिजिक्स पोर्शन को, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब ये कर ले जाओगे तो बहुत ही आसानी से क्रैक करोगे। और बहुत ही क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन एक लेंदी पोर्शन है, इसके लिए बच्चे समय भी देते हैं। तो विजन पालो, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा, पहले समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब फिजिक्स को समझोगे तभी एक बच्चे को, देखो रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, एक बच्चे को पढ़ाया जाए ठीक है, एक ये क्या है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये चीजें घटित हो रही है देखना है। लेकिन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स रिसर्च की तरफ ले जाता है, खोज की दुनिया में तुम्हें ले जाता है फिजिक्स। फिजिक्स के द्वारा हम इंजीनियरिंग थॉट डेवलप करते हैं अपने अंदर, ठीक है। किसी प्रकार कोई स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाएगा ये फिजिक्स बताता है, ठीक है। तो फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिजिक्स बातचीत करने की ये क्या है, विषय भी कहा जाए तो है, ठीक है। यह दैनिक जीवन का विज्ञान है। क्या है, फिजिक्स एक तरह से दैनिक जीवन का विज्ञान है। तो मैंने बोल दिया किसी भी राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन निर्देश मानक, मापन तो किया, फिर उसको मैंने बताया 10 न्यूटन। क्या बताया, मैं कहा जाओ खेत माप क्या हो, कहा सर जी 100 है। क्या 100 है, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो निर्देशन मानक को ही क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता। किसी भी राशि के मापन को हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, उस यूनिट को ही क्या कहा गया है, जो जिस रूप में प्रदर्शित किया गया है उसी को क्या कहा गया है, मात्रक। आइए, मात्रक 2 प्रकार से हैं हमारे फिजिक्स में। मूल मात्रक, जैसे मैंने बताया कुछ चीजें, जैसे आपने गणित पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या, क्या, नेचुरल नंबर, वो किसी के द्वारा नहीं जन्मा है, वो खुद उसको बनाया गया है। नेचुरल की बात मतलब नेचुरल ही है, उसमें हेर बदल, उसके सहारे से और अंक तैयार किए जाए। देखना कभी कहा है एक अंकों की संख्या कही जाएगी, एक अंक कहा जाता है, एक संख्या कह सकते हैं लेकिन उसको अंक कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है 2 अंकों की संख्या बताओ, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, कहा जा रहा ना। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याओं की एक संख्या बताओ, नहीं कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंक कौन कौन से, 0 और पहली वही तो है, 10 से ही तो शुरू है। समझ में आया। तो अंक ही क्या है, प्राकृतिक नंबर है। क्या है बेटा, यह प्राकृतिक है। इन्हें अब ये मत पूछो सर ये कहां से आया, ये मान लिया गया है, ये जप्सन है, क्या कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया है। जैसे मूल का मतलब इसे एडॉप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कह दिया जाता है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, मान लिया गया है, एडॉप्ट कर लिया गया है। एक पूरे संसार को चलाने की एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को समझ पाना अभी मानव मस्तिष्क की क्षमता के परे है। उसने क्या कर लिया है, एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा के द्वारा ये समस्त सृष्टि संचालित हो रही है। और सृष्टि संचालित हो रही है तो उसे ही लोग क्या कहते रहे हैं, परमात्मा। क्या कहते रहे हैं, परम शक्तिशाली है, ठीक है। उस ऊर्जा को अब उसे मान लिया गया। क्या कर लिया गया बेटा, जैसे कह दिया सर 2 कैसे आया, ये मत पूछो कैसे आया, वो बस गणितज्ञों ने उसे लिख दिया है, ठीक है ना। किसी भी संख्या अगर एक ही रूप में कोई 2 वस्तु है, एक ही तरह की 2 वस्तु है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, 2। क्या कह दिया जाता है, और 2 का एक सांकेतिक रूप है, क्या, 2। क्या है बेटा, ये सांकेतिक रूप है। कौन दिया है, गणितज्ञों ने। ऐसे ही मूल मात्रक है, ठीक है ना। मूल मात्रकों की संख्या क्या है बेटा, 7 है। और मूल मात्रकों, और यह नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। अपने अपने अनुसार कोई भी जो वस्तु, जैसे मैंने जब मैं फिजिक्स भूगोल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही समय, दूरी और वस्तु ने जन्म लिया, ठीक है। और जब दूरी और समय जन्म लेगा तो फिजिक्स जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा, फिजिक्स जन्म लेगा। और दूरी जन्म लिया, समय जन्म लिया तो गणित जन्म लेगा, जन्म लेगा ना। सब कुछ वही है। तो आओ, मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। और मूल मात्रकों की सहायता से जो भौतिक राशियों अन्य विभिन्न तरह की भौतिक राशियां जिस रूप में प्रदर्शित की जाएंगी वह व्युत्पन्न मात्रक कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे बेटा, व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। क्या कहा जाता है, वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मूल मात्रकों की सहायता। जैसे 11 किसकी सहायता से तैयार किया गया, 1 और
ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से तैयार किया जाएगा? ये फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि पहली बार है। क्या है? पहली बार है और ये आधार है। ठीक है बेटा, तो व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया। अब आते हैं मात्रकों को। मात्रक जो पहले बहुत समय पहले से एक एक हर एक देश अलग अलग तरीके से, कई सारे राष्ट्र या तो एक होकर या अलग अलग राष्ट्र मात्रक, जो मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, पहले लोग सेव बेचते थे, कुछ भी बेचते थे तो क्या कहते थे? छोड़ दो, खेत बेचते थे, क्या कहते हैं? मेरा गाय एक ले लीजिए, अब खेत दे दीजिए, एक गाय पर 1 बीघा खेत। ठीक है। और कोई कहता था कि ईंटे का क्या बोला जाता है उसको? बटुआ। क्या बोला जाता है? नहीं बटुआ नहीं, बटुआ तो पैसा होता है ना जी। क्या बोला जाता है? ईंटे का बनाया जाता है। तुम लोग सामान्य भाषा में बोलते हो ईंटे का बनाते हैं लोग ना, तोलते हैं लोग, ईंटा रख देते हैं, इधर फल लगते हैं। एक क्या है वो? एक सामान्य अपने अनुसार एक लोग क्या कर दिए हैं, मानक तैयार कर देते थे लोग, पहले जमाने के लोग, और उसी के अनुसार तौल तौल के लोग देते थे। जैसे रजिया है, रजिया देखे हो, रजिया गेहूं जो नापा जाता है, तो क्या एक मानक तैयार कर दिया गया कि इसे 1 रजिया का जगह उसी साइज के बराबर लोग बनाते गए। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड हो गया, एक तरह से क्या हो गया, लोगों में सर्वव्यापक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मात्रकों के 4 प्रणालियां प्रसिद्ध हैं, अन्य भी हो सकती हैं, हमारी संज्ञान में नहीं है। लोग अपने अलग अलग चीजों से क्या करते रहते हैं, एक दूसरे का मापन करते रहते हैं। लेकिन हम 4 मुख्य प्रणालियों को पढ़ेंगे, 4 मात्रक प्रणालियों को पढ़ेंगे जो हमारे विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। सीजीएस पद्धति। क्या? सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब होता है सी मतलब सेंटी, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। एमकेएस पद्धति, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। एमकेएस पद्धति, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। आपसे पूछा जाएगा कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, मतलब कि ग्राम मीटर सेकेंड में बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन कई जगह क्या, अब वैसे क्या पूछ देगा, एसआई मात्रक बताओ। अब सामान्यतः एसआई मात्रक ही चलता है, लेकिन वो क्या पूछ सकता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, या कह देगा सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो 10⁵ डाइन आपने सुना होगा। क्या? 10⁵ 10⁻⁵, एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन, या 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। डाइन छोटा मात्रक है। डाइन क्या है? सीजीएस पद्धति है। क्या है बेटा? सीजीएस पद्धति है। पूछता है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। क्या है बेटा? लिखवाएंगे। ठीक है, और न्यूटन क्या है? एमकेएस, एसआई स्टैंडर्ड भी है। ठीक है ना, तो एमकेएस पद्धति हो गया। एफपीएस पद्धति आपसे नहीं पूछा जाएगा। फुट कहते हो ना, कितना फुट के बाद दरवाजा नाप के बताओ। फुट हो गया, पाउंड हो गया, सेकंड हो गया, ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे। एसआई मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय मानक। एसआई मतलब क्या हो गया बेटा? अंतरराष्ट्रीय मानक। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, एसआई पद्धति ही सर्वव्याप्त है, ये से माना जाता है। भारत ने 1 अप्रैल 1957 से एसआई पद्धति, मूल मात्रकों के एसआई पद्धति को क्या किया, माना, और भारत में अब यही चलता है, एसआई मात्रक चलता है। दशमलव प्रणाली की खोज भारत में 1957 में, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आएगा, है ना। तो आइए, अब जो मूल मात्रक हैं हमने पढ़ लिया ये कि मात्रकों के पद्धतियां 4 हैं, है ना। हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? एमकेएस का, सीजीएस का और एसआई का। एसआई में हम लिखना आसान समझते हैं क्योंकि यही हम याद रखते हैं, लेकिन एमकेएस भी पूछ लेता है और सीजीएस भी पूछ लेता है, बल का जरूर पूछता है, डाइन। ठीक है, अब आइए हम जो मूल मात्रक जो बताए, जिसको बस मान लिया गया है, सबसे पहला दूरी का जन्म होगा तो दूरी में लंबाई ही तो होता है। दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब, तो सबसे पहले लंबाई को मान लिया गया कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। क्या होगा बेटा? द्रव्यमान का किलोग्राम। समय, ये सब ये क्या है, मूल मात्रक है। जनरली हमारे सामान्यता हमने देखते हैं, लंबाई, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तापमान का वैसे मात्रक क्या है, केल्विन, लेकिन सामान्यतः हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस। केल्विन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए सामान्य तौर पे हम सेल्सियस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, किस पैमाने का बेटा? सेल्सियस पैमाने का। जब हम लोग आएंगे उष्मागतिकी तो उसमें हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दोनों याद रखना, ये आएगा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल कही जाती है। पदार्थ की मात्रा 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो नंबर। लिख लो, तो एवोगैड्रो नंबर पूछ सकता है। 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो नंबर होता है। एक एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर
23। मतलब एक मोल में इतने क्या होते हैं, इतने पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इसको। पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है, एक मोल, एक एवोगैड्रो नंबर या एक मोल, ठीक है ना। एवोगैड्रो क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। क्या हो गई बेटा, पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, मोल। क्या कहते हैं बेटा, मोल। अब देख लो, अब ये 7 हो गए, लेकिन इसके अलावा भी 2 और पैमाने हैं, 2 और यूनिट्स हैं, जिसे इन मूल मात्रकों का पूरक या संपूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक या संपूरक कहा जाता है। यह 2 हैं, कौन कौन से, कोण। क्या है, कोण है। कोण का मात्रक होता है रेडियन, आरडी। और घन कोण 3D अगर कोई वस्तु होगी तो उसके लिए क्या होगा, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, SR। याद रखना, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन। कोण का मात्रक बेटा। अब आ जाओ कुछ महत्वपूर्ण एसआई पद्धति में उसके मात्रक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। कार्य या ऊर्जा कहो, कार्य या ऊर्जा कहो। कार्य ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। बल का न्यूटन, कोणीय वेग का रेडियन, आवेग न्यूटन पर सेकेंड, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल कहा जाता है। दाब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। शक्ति का मात्रक वाट, पावर। क्या, पावर। शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। लिख लेना, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये विद्युत ना लिखे, विद्युतिकी से जुड़ा हुआ है। किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, विद्युतिकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्युत लिख दिया है। आवेश का मात्रक कूलाम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक फैराड, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। मस्ट इंपॉर्टेंट, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। याद रखना, ज्योति तीव्रता आवृत्ति, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और तरंग दैर्घ्य मस्ट इंपॉर्टेंट एड्रस्ट्रम, एड्रस्ट्राम, ठीक है, लैम्डा। इसको किसे दिखाते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने राशियों के पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिया, और जो मूल मात्रक थे उनको किस यूनिट में मापा जाता है उसको आप लोग जान लिए। अब आइए, जो भौतिक राशियां हैं वो भौतिक राशियां कैसे क्लासिफाई की गई हैं। तो भौतिक राशियां वास्तव में हमारे फिजिक्स में 2 तरह की है। कितने तरह की है बेटा, एक को सदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है और एक को अदिश राशि। क्यों किया गया है, जैसे कारण इसका यह है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जो अपने परिमाण के साथ साथ, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ उनके डायरेक्शन की भी बात की जाएगी, दिशा की भी बात की जाएगी। अगर कार्य है तो कार्य में आप पढ़ेंगे कि कार्य हो रहा है लेकिन उसमें दिशा की बात नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन बल लगा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में बल लगा रहे हैं इसकी बात जरूर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की राशियों को क्या किया गया, जितने भी फिजिक्स की राशियां हैं, जैसे इन्हें राशि नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, इन्हें राशि नाम दे दिया। बल होगा, विस्थापन होगा, त्वरण होगा, वेग होगा, दूरी होगा, समय होगा, ये सभी को क्या कर दिया है, भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों को अलग से एनालाइज किया गया कि किसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, किसमें केवल नंबर बता दे तो काम चल जाएगा, लेकिन किसमें नंबर के साथ साथ दिशा भी बताएंगे तो भी बात अच्छी होगी। अगर केवल मान बता दिए और दिशा नहीं बताए किधर, तो गलत। तो जिस भौतिक राशि के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, उन्हें क्या कह दिया गया, सदिश राशियों में उनको रख दिया गया। और जिनके लिए केवल परिमाण से ही मात्र काम चल जाएगा, दिशा की आवश्यकता नहीं है, उन राशियों को किस में रख दिया गया, अदिश राशि में। तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सदिश राशियों में निम्न में से सत्य है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, केवल परिमाण की आवश्यकता है, तीसरा केवल दिशा की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करोगे, दोनों की आवश्यकता है। 100 दिश, क्या है, 100 दिश। और मतलब जानते हो अपोजिट वाली बात होती है, जैसे किसी चीज का अपोजिट ना समझ में आए, सत्य का असत्य, सत्य का विपरीत, ठीक है ना। तो अदिश का मतलब केवल परिमाण, केवल न्यूमेरिक वैल्यू की आवश्यकता है, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उन्हें अदिश राशि कहा गया। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, एक एक करके अभी पढ़ा जाएगा। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारे एक दूसरे, वेग देखो विस्थापन से जुड़ा हुआ है, बल त्वरण से बल जुड़ा हुआ है तो होगा ही होगा, भार ही है, और आवेग, संवेग और बलागुण, ठीक है ना। ये क्या है, सदिश राशियां हैं। आ जाए अदिश राशियां, द्रव्यमान में केवल मान की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता को किलो 10 किलो उत्तर, इससे कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान मतलब केवल द्रव्यमान, मतलब केवल द्रव्यमान, दिशा की आवश्यकता नहीं। अगर कह दिया गया विस्थापन
जैसे क्वेश्चन में दिया गया 10 मीटर विस्थापित होता है, किधर भैया विस्थापित होता है? अगर आप बताएंगे नहीं कि पूरब दिशा में विस्थापित होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। लेकिन कह दिया गया 5 किलो द्रव्यमान उत्तर, कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाल, दूरी बटा समय, आयतन, क्या बेटा? आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, समय में कोई दिशा चाहिए क्या? नहीं। कोण, आवेश, दूरी, तापमान, दाब और विद्युत धारा, अन्य सभी चीजें क्या हैं? अदिश राशियां हैं। आपसे याद रखिएगा, आपसे कार्य पूछ सकता है, इधर से बल पूछ सकता है, विस्थापन पूछ लेगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? दूरी, विस्थापन अलग चीज है, याद रखना। दूरी इसमें आएगी और विस्थापन, दूरी बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की, इसमें दिशा की आवश्यकता। लेकिन विस्थापन जहां पे बात होगी, विस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु दूसरी जगह क्या हुई? स्थानांतरित हुई, डिस्प्लेस्ड हुई, और डिस्प्लेस्ड हुई तो किधर हुई होगी। लेकिन दूरी की बात है तो दूरी की बात है मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? किसी दिशा में हुआ होगा, किसी दिशा में हुआ। लेकिन दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? याद रखना, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विस्थापन मतलब किसी वस्तु का किसी दिशा में विस्थापन। तो अभी वह क्या हुआ? अब बहुत कम अंतर है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी आपसे परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्या विस्थापन और दूरी में क्या संबंध होता है, ठीक है। आगे आ जाएगा, चर्चा किया जाएगा, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, है ना। यहां समझ में आ गया क्यों यह क्वेश्चन उठाता है? दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज है। दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? स्थानांतरित हुआ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए हम गति के प्रकार समझते हैं। तो गति के प्रकार आपकी पुस्तक में 6 की पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया है। मैं बस ऐसे ही बता देता हूं, तुमसे पूछ लिया जाएगा, बस इसके बारे में बस जान लो। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, निम्न में से यह किस प्रकार की गति है। तो गति के प्रकार मतलब समझो। गति के प्रकार का मतलब समझने से पहले, धरती पर किसी सतह पर अगर कोई पिंड रखा है तो उसका द्रव्यमान क्या है? वास्तव में उसको भार कहेंगे W। क्या है बेटा? W है। W बराबर देखो WmG होता है। क्या होता है बेटा? कोई भी वस्तु अगर धरती पे रखी गई है तो उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका भार होगा। मतलब उस द्रव्यमान को धरती अपने गुरुत्वीय त्वरण से भी खींच रही है, उसी को कहा जाता है उसका भार। जैसे मेरे अंदर से गुरुत्वीय त्वरण हटा दिया जाए, G का मान 10 होता है। कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है। याद रखना, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। हर जगह यह वेरिएंट है, बदलता रहता है, लेकिन इसे सामान्यतः 10 मीटर प्रति सेकेंड मान लिया गया, ठीक है। याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है। तो इसे पूछा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, लेकिन इसे मान लिया गया। अगर मेरे भार में से 10 से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे मान लो मेरा 70 किलोग्राम भार है, ठीक है, लेकिन 70 किलोग्राम है, उसमें से 10 से भाग दो, बचा कितना? 7। यानी वास्तव में मेरा भार कितना है? 7। m कितना है? 7। लेकिन मेरा W कितना है? 70। W कितना है? इसीलिए यही कारण है कि जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारे वजन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कोई दिक्कत? तो गति को जानना है, तो गति को जानने के लिए कोई वस्तु पहले स्टेट अवस्था में होगी, तो स्टेट अवस्था में होगी तो वह विरामावस्था कही जाती है। क्या कही जाती है? कोई वस्तु अगर वैसे रखी है तो विरामावस्था, और जब उस पर कोई बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गतिशील अवस्था में आ जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? गतिशील की अवस्था या गति की अवस्था। यही गति, जब कोई वस्तु गति कर रहा है किसी बल के कारण, तो गति, जो भी गति वो कर रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वो प्राप्त कर रहा है, जैसे भी वो जा रहा है, वह संभवतः क्या 5 तरह की गतियां कर सकता है। आपकी गति के प्रकार वास्तव में 4 ही प्रकार के हैं, लेकिन दोलन या कंपन गति को हम गति में नहीं मान रहे हैं, आते हैं। गति के प्रकार 4 तरह से। आपसे ये नहीं पूछा गति के कितने प्रकार है, आपसे उदाहरण पूछेगा। पहला, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है समझ लो। ऐसी गति जिसमें कोई पिंड किसी सरल रेखा में गति कर रहा हो, सरल रेखा में विस्थापित हो रहा हो, सरल रेखा में जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति। जैसे एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में दिया है, वाहन की गति। वाहन सीधे जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? सीधे जा रहा है। जैसे सैनिक मार्च पास करते हैं, क्या करते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि सड़क पर सैनिक मार्च पास कर रहे हैं, बताइए वो किस प्रकार की गति है? मार्च पास करना, परेड ऐसे ऐसे चलना, चलते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? सरल
रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, निश्चित बिंदु, डिफिनिट पाथ, एक निश्चित बिंदु होगा और उसके चारों तरफ जब गति करेगा तो उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। क्या कहेंगे बेटा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के एग्जांपल देख लो, सूर्य पृथ्वी की गति जान ही रहे हो, ये बदल नहीं सकती। कोल्हू के बैल की गति, समझ गए? समझ में आ गया है? तो ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। अगला आते हैं घूर्णन गति। जैसे हमारी धरती एक्सिस पर रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन, इसको क्या कहेंगे? किसी एक्सिस के चारों तरफ, एक्सिस के चारों तरफ रोटेशनल मोशन अपने आप की गति जो करती है, जैसे हमारी पृथ्वी की गति, जैसे हमारी पृथ्वी की गति, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? वाहन के पहिए की गति फिक्स है, वहां से तो नहीं हट सकता ना, वो तो फिक्स है ना। शाफ्ट से क्या है? जुड़ा हुआ है, और क्या हुआ है? छर्रे लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहा है? बस गति किए जा रहा है। बस क्या किए जा रहा है? तो वाहन के पहिए की गति भी क्या हो जाएगी? घूर्णन गति। मतलब एक रेखा से वो फिक्स है या एक बिंदु से फिक्स है और उसी के चारों तरफ बस वो क्या कर रहा है? घूमे जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे? घूर्णन गति। अब आते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब जब कोई गति किसी वस्तु के निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है, जैसे घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति क्या कही जाएगी? आवर्ती गति। क्या कही जाएगी? घड़ी की गति जो होगी वो क्या कही जाएगी? एक निश्चित समय बाद वो क्या कर रही है? दोहरा रही है। क्या कर रही है? दोहरा रही है, तो वो क्या कही जाएगी? आवर्ती गति। अब आ जाओ दोलन या कंपन। दोलन या कंपन का मतलब होता है जैसे सरल लोलक की गति। एक किसी ठोस आधार से कोई रस्सी के सहारे एक पिंड बांधा गया है, अब उसको हम किसी बिंदु तक लाए और उसको छोड़ें तो वह यहां तक जाएगा और फिर वापस आएगा। हम पढ़ाएंगे आवर्त काल कितना होता है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो सरल लोलक की गति को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? दोलन या कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। दोलन या कंपन की गति। याद रखना एग्जांपल, याद रखना, तुमसे ये पूछा जाएगा पैदल मार्च जो सैनिक करते हैं वो कौन सी गति है? घड़ी अगर गति कर रही है तो कौन सी गति है? और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी का अपने अक्ष पे नाचना कौन सी गति है? और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ नाचना। और तुम्हारा सरल लोलक का गति कैसा है? दोलन या कंपन। ये यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ राशियों के 10 के घात के पावर में कुछ मान होता है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, नोट कर लेना। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 10 के गुणे 10, यानी कि 10 पे 2, यानी कि 100, यानी कि तो 100 पर 2 लिख दिया जाए तो इसका मान यही है, और इसे क्या कहा जाता है? हेक्टो। 10 टू द पावर 3 का मतलब समझ लो 10 का 3 बार गुणा, 10 का यानी 1000, यानी 1000, उसको कहा जाता है किलो। क्या कहा जाता है बेटा? किलो। 10 टू द पावर 6 यानी 10 का कितना बार गुणा? 6 बार गुणा, यानी कि मेगा। और 10 टू द पावर 9 जाएगा, 10 टू द पावर 12 टेरा। नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना। आ जाओ, मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये आपसे पूछा जाता है। 10 टू द पावर -2 को क्या कहा जाता है? 10 टू द पावर -2 का मतलब कुछ नहीं, 1/10 गुणे 10, 1/10 गुणे 10, ठीक है। 10 टू द पावर -3 का मतलब 1/10 गुणे 10 गुणे, तो 1/10। अब इसी को 1/10 है ना, तो इसको जब क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे तो यही क्या हो जाता है? 10 टू द पावर -2 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जैसे यहां पे क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 हो जाएगा ना, 10 गुणे 10, 10 टू द पावर। ये नीचे था, 1 में था, लेकिन जब बट्टा से ऊपर जाएगा तो हम पढ़ाए थे नीचे से 1/a, जब ऊपर जाएगा तो a पावर -1 हो जाता है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 का मतलब सेंटी, 10 टू द पावर -3 का मतलब मिली, 10 टू द पावर -6 का मतलब माइक्रो। यार माइक्रोन अभी छोड़ दो, माइक्रोन जब यह मात्रक में आ जाएगा, दूरी के मापन में आ जाएगा, तो अब हम बात करेंगे, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर। क्या होता है बेटा? जब दूरी, मीटर क्या हो गया? दूरी का मात्रक, मीटर क्या हो गया? जैसे 10 टू द पावर -10, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी का मात्रक। 10 टू द पावर -15 मीटर फर्मी, ठीक है ना। क्या 1 फर्मी बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब 1/10 का कितना गुणा? 15 गुणा। कितना गुणा? 15 गुणा। समझ आया? मतलब एक लिख के को 0, 15 0। समझ में आ रहा है? तो फर्मी कहा जाता है। ये दूरी में है, वो देखा जाएगा, लेकिन याद रखना 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। आते हैं 10 टू द पावर -9 को क्या कहा जाएगा? यानी 1/10 का
कितना गुणा, 9 गुणा, तो क्या हो जाएगा नैनो। और 10 to the -12 को क्या कहा जाता है, पीको। याद रखना कुछ मापक यंत्र है भौतिक राशियों के, विद्युत धारा का मात्रक अमीटर है, आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर है, वायु की गति की दिशा मापनी होती है तो किससे मापते हैं बेटा, एनियोमीटर। दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर से मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापते हैं। और याद रखना गाड़ी में जो लगा होता है जो मीटर, उसको बोला जाता है, लिख लो, ओडोमीटर। क्या बोला जाता है, गाड़ी की दिशा, गाड़ी जो लिखी होते हैं याद रखना वो क्या मापता है, लिखा होगा किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। क्या मापता है बेटा, किलोमीटर प्रति, देखे हो वो क्या नाप रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या नाप रहा है, इसका स्पीड। क्या माप रहा है, स्पीड मापता है, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, ओडोमीटर। और उसमें देखोगे किलोमीटर भी लिखा रहता है, जो सुइया घूमती है वो क्या मापती है, आपका स्पीड। आज जो बक्सवा में लिखा रहता है वो क्या नापता है, लिखा होगा बगलिया में किलोमीटर। ठीक है, वो क्या मापता है, मतलब ओडोमीटर से हम तय की गई दूरी भी मापते हैं और एक निश्चित समय में चली गई हमारी स्पीड कितनी है वो भी हम देखते हैं। तो ओडोमीटर बहुत बढ़िया प्रश्न आया था पिछली बार सीटेट में। क्या क्या मापते हैं, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी भी उससे बताई जाती है और उसकी चाल भी हम तुरंत बता सकते। गाड़ी चलती है तो सुई बढ़ेगी ना, और सुई बढ़ेगी तो लिखेगा 60 मतलब क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसी स्पीड से अगर आप चलते हैं तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चले जाएंगे। समझ रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कह दिया जाता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि 1 घंटा में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर। समझ आया। अगर कोई कह दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर। समझ में आया। तो ओडोमीटर जो है गाड़ी में वो हमारी स्पीड भी बताती है और दूरी भी बताती है। तो ये नोट हो गया। कुछ बातें और नोट कर लीजिए तो थोड़ा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर पूछ सकता है। 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 गज बराबर 3 फीट। 1 गज बराबर 3 फीट। 1 पाउंड लिख लो। 1 हेक्टेयर बराबर बोल दें बस, लिख लो। 1 हेक्टेयर बराबर 10 to the power 4 वर्ग मीटर। खेत जो मापते हैं बोलते हैं ना, 1 हेक्टेयर खेत है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। लिख लीजिए, हो गया। और लिख लीजिए 1 डाइन। और डाइन किसका मात्रक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। बल का सीजीएस पद्धति में आप मात्रक है, याद रखना 10 to the power -4 न्यूटन। और न्यूटन किसका मात्रक है, एमकेएस। क्या मात्रक है बेटा, ये किसका मात्रक है, सीजीएस। किसका, बल का। किसका बेटा, पूछेगा आपको 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 to the power 5 डाइन। ये 5 उधर चला जाएगा ना, माइनस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा। लिख लो 1 अर्ग सीजीएस पद्धति में मात्रक है किसका, कार्य का, 10 to the power -7 जूल। किसका मात्रक, कार्य का। किसका मात्रक बेटा, हाई बल का। कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल और सीजीएस में अर्ग। यानी कह दे कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10 to the power 7 जूल। 10 to the power 7 अर्ग। 10 to the power 7 अर्ग। लिख लो 1 अश्व शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है हार्स पावर। 1 अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट। 746 वाट बहुत पूछता है। और 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नोट कर लो। कोई दिक्कत, चलिए